जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के 6th चैप्टर का 14th लेक्चर है और आज पढ़ेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में बताया था, डेफिनेशन भी इसकी बताया था, तो अब आप एक बार फिर से समझें। जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें होता ये है कि एक बॉडी यहाँ पर रेस्ट में है जिसका मास m2 है और u2 0 लिख दिया, वेलोसिटी 0 है इसकी, और ये जो बॉडी है जिसका मास m1 है इसकी कुछ वेलोसिटी है, यानी कि ये इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है। अब इसको आप मान लो एक बुलेट है और ये एक वुडन ब्लॉक है। जैसे ही बुलेट फायर करते इस वुडन ब्लॉक पर, ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक में एम्बेडेड यानी कि धंस जाता है और इस तरीके से मूव करने लगता है, यानी कि गोली लकड़ी के ब्लॉक में घुस गई और दोनों मूव कर रहे हैं एक साथ, क्योंकि अब इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो एक ही होगी, क्योंकि बुलेट जो है वो उस वुडन ब्लॉक के अंदर धंस गया। तो जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। जितने भी टाइप के ये कोलिजन्स हैं, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जब आप इनकी डेफिनेशन देखेंगे तो आप यही चीज़ देखेंगे कि उसमें इस तरीके से डिफाइन करा होता है। जैसे मैंने बताया कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं रहती, वो कोलिजन के हिसाब से लिखा होता है। किसी में रहती, किसी में नहीं। जैसे इलास्टिक कोलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, और इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो हमें इस डेरिवेशन में यही प्रूव करना है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। अब वो कैसे करेंगे उसको देखना बहुत आसान है। सबसे पहली बात हम ये है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है इस कोलिजन में, तो उसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। पहली बॉडी है, इसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी u1 है। ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी, प्लस दूसरी बॉडी का मास m2, दूसरी की वेलोसिटी अब रेस्ट में है तो 0 कर दिया, इक्वल्स टू कोलिजन से पहले, यानी कि ये क्या है, बिफोर कोलिजन कंडीशन। अब कोलिजन के बाद क्या होता है, दोनों बॉडी एक साथ मूव करती है, क्योंकि बुलेट तो घुस गया वुडन ब्लॉक में, तो मास लिया m1 प्लस m2 और वेलोसिटी की जगह लिख दिया v, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अब एक ही होगी। अब हमें ये v निकालना है, यानी कि कोलिजन के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट की कॉमन वेलोसिटी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m1 u1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2, और ये आ गया हमारा v, देन v इक्वल्स टू हो गया m1 u1 अपॉन m1 प्लस m, ये कॉमन वेलोसिटी, यानी कि ये इस वेलोसिटी से ये ब्लॉक और बुलेट मूव कर रहा होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि जैसे हमने बोला कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इस कोलिजन में। कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी का सम। तो कोलिजन से पहले कैसे लिखेंगे हम, पहली बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, अब दूसरी की काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं क्योंकि दूसरी की वेलोसिटी 0 थी, तो वो तो 0 हो गया। ये दोनों बॉडीज की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सम हो गया, और इसमें से हमें माइनस क्या करना है, कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है उस कोलिजन के बाद जो है काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ इन दोनों बॉडीज का मास m1 प्लस m2 और वेलोसिटी का स्क्वायर। अब ये हमारा एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, 1/2 हम इसको लिख लिया m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2
इस v के प्लेस पर ये जो v की इक्वेशन बनाई है, फॉर्मूला बनाया, इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 और इसका स्क्वायर। अब आप एक बात समझें कि अगर देखो ये जो हमने लिखा है ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सम, यानी कि कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी का सम, और ये जो है कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी है दोनों बॉडी की कंबाइंड। अब एक आपको ही समझना है कि इनिशियल में से हमने फाइनल को माइनस करा। आप यहाँ देखिए हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये हो गया हमारा डेल्टा के, यानी कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आप ये समझें कि अगर हम ये मान लें कि इसकी वैल्यू, एक एग्जांपल की बात करें, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 10, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10 जूल, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 8, तो ये डिफरेंस कैसा आएगा 2 और ये आएगा प्लस का। अब इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है, तो क्या हो रहा है +2 आ गया, यानी लॉस हो रहा है। भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है और फाइनल कितनी हो गई 8 जूल, तो 2 जूल किधर गई, 2 जूल का लॉस हो गया, वो एटमॉस्फेयर में चली गई। अगर हम एक दूसरा एग्जांपल इसको लें कि हम यहाँ पर ये मान लें कि इनिशियल जो है हमारी वो है 8 और फाइनल मान लें 10, कैसे भी है 10 मान लिया, तब ये डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस। ये आ गया माइनस। तो इनिशियल में से हमने फाइनल माइनस करा, अब इनिशियल 8 है फाइनल 10 है, आंसर आ गया माइनस। तो माइनस में मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, गेन हो रहा है, क्योंकि फाइनल ज़्यादा हो गई, इनिशियल कम है। और अगर हमारा, जैसे हमने कंडीशन बताया कि अगर हमने मान लिया इनिशियल हमारा 10 है और फाइनल 8 है, तो ये डिफरेंस आएगा 2 प्लस का। तो अगर हम किसी भी तरीके से ये प्रूव कर दें कि डेल्टा के, यानी कि ये जो हमारा क्या है, ये डेल्टा के, ये हमारा डेल्टा के, अगर हम ये किसी भी तरीके से प्रूव कर दें कि ये डेल्टा के ही पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि ये 2 ही आ गए, तो एग्जाम्पल बताऊँ, पॉजिटिव हमने प्रूव कर दिया, तो ये प्रूव हो जाएगा कि एनर्जी का लॉस हो रहा। क्या प्रूव हो जाएगा, एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो हम ये जो एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं इससे यही प्रूव करेंगे कि डेल्टा के ही हर हाल में पॉजिटिव ही आएगा, और जब पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल माइनस कर रहे हैं, वो हमारा पॉजिटिव, इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी। डिस्टर्ब किधर गए, चलो तो अब इसको आगे करते हैं प्रोसीड। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और हाफ m1u1 स्क्वायर, और यहाँ है हाफ m1 का स्क्वायर और u1 का स्क्वायर, तो इन दोनों से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, हाफ m1u1 स्क्वायर 1। इस पूरे टर्म को हमने बाहर ले लिया तो अंदर बचा 1 माइनस, और हाफ m1u1 स्क्वायर तो हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये बचेगा। इतना समझ आया। अब इसको देखो कैसे, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, हाफ m1u1 स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा, और इस टर्म को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हाफ m1 और एक m1 ये है, तो m1 स्क्वायर हो जाएगा, और u1 का स्क्वायर है ही, तो हाफ m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 यहाँ प्रेजेंट है। इतना नोट कर लो। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम। यहाँ पर आसान सा डेरिवेशन है, ये हमारा डेल्टा के ही है,
डेल्टा के ई इक्वल्स टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया m1 प्लस m2 और यहाँ ऊपर आएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 ऊपर आ जाएगा m1 प्लस m2, एलसीएम समझ में आ रहा होगा, आसान सा है, माइनस m1। देखो इसके नीचे 1 ले लेना है, कंसीडर कर लेना है, और उसके बाद हमने एलसीएम जब लिया तो m1 m2 यहाँ एलसीएम आ गया, इस 1 से m1 m2 को डिवाइड करना है, m1 m2 ही आएगा, ठीक है। अब उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो ये m1 प्लस m2 आएगा, उसके बाद इस वाले से डिवाइड करना है इसे तो 1 आएगा, और 1 से m1 को मल्टीप्लाई करोगे तो m1 आ जाएगा। अब इस m1 से ये m1 कैंसिल हो जाएगा और ये डेल्टा के इक्वल्स टू हाफ m1 और ये m2 इधर आ जाएगा, m1 m2 और u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब आप ये देखिए बच्चों, m1 नेगेटिव नहीं हो सकता, m2 मास नेगेटिव हो नहीं सकता, और u1 जो है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये नेगेटिव हो सकती है, लेकिन क्योंकि इसका स्क्वायर है तो अगर वो नेगेटिव भी हुई तो स्क्वायर होने में पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल हर कंडीशन में आप कोई भी वैल्यू पुट करो, ये आपका पूरा टर्म पॉजिटिव ही रहेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डेल्टा के ही अगर पॉजिटिव आता है तो ये प्रूव हो जाता है कि एनर्जी का लॉस हो रहा है। जैसे मैंने एम मास होना नहीं है नेगेटिव में, वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन हम मान ले रहे हैं वेलोसिटी नेगेटिव में, तो वेलोसिटी अगर नेगेटिव में होगी, मान लो -10 है या -15 मीटर पर सेकेंड है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ओवरऑल क्या होगा, ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा। जब पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा तो ये प्रूव हो गया कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का डेरिवेशन था। इस पर बेस न्यूमेरिकल भी आते हैं, फॉर्मूला आपको याद रखना है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसमें लगाना, क्वेश्चन आपको करना। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। अगर आपको कोई डाउट है बच्चों या कोई प्रॉब्लम है तो आप वो प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर एक लेक्चर बना दूंगा और उम्मीद करता हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।